देखिए कि पिछले साल भारत ठीक के है। 40 बैंकों को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस उन्होंने 40 बैंक आइडेंटिफाई किए भारत के, हुँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। हुँ, उनमें से बाज़ ट्रांज़ैक्शन हुँ, इतने मशकूक थे कि उनका ख़्याल था कि ये वाक़ई टेरर फंडिंग हुई है। फिर पाकिस्तान ने डोज़ियर दिया हुँ, जिसमें कि हमने वो बैंकों की रसीदें तक दी जो उन्होंने फंडिंग की हुई थी टेरर फंडिंग। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं। पाकिस्तान, और ये पहली बार है दोस्तों कि पाकिस्तान 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए अब ग्रे लिस्ट में है। इससे पहले भी हम ग्रे लिस्ट में रहे हैं, बल्कि ब्लैक लिस्ट में भी रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिलन और जय हिंद टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का सपना देखने वाले पाकिस्तान को एफएटीएफ ने फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। पर इससे भी ज्यादा बड़ी न्यूज ये है कि पाकिस्तान के बड़े भाई और मुस्लिम उम्मा के लीडर और इस्लाम के नए खलीफा बनने का सपना देखने वाले रिकेप तैयब उर्दुगान के देश तुर्की को भी एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। मतलब कि पाकिस्तान को बाहर निकालने की कोशिश में खुद तुर्की अब इस खाई में गिर गया है। यानी अब दोनों भाई एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बैठकर शांति से इंडिया को गाली दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं। फिर भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली दफ़ा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ास तौर पे कहा जी। था कि ये फैसले सियासी हैं हुँ, इनके, और ये अदालत सियासत हुँ, की बुनियाद पे चल रहा है। ये कोई कानूनी या हुँ, टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद पे। हुँ, हुँ, 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे, हुँ, 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था और 27वें पे किसी हद हुँ, तक थोड़ा-सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल ठीक हो है। गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज़ ये है हुँ, कि एफएटीएफ चूँकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी क़ुव्वतें उसको अपने मफादात जी, के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी जी, मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें, उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूँढ के पीछे लग जाएँ। हुँ, अब देखिए कि पिछले साल ठीक भारत के है। 40 बैंकों को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस उन्होंने 40 बैंक आइडेंटिफाई किए भारत के, हुँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। हुँ, उनमें से बाज़ ट्रांज़ैक्शन इतने हुँ, मशकूक थे कि उनका ख़्याल था कि ये वाक़ई टेरर फंडिंग हुई है। फिर पाकिस्तान ने डोज़ियर दिया हुँ, जिसमें कि हमने वो बैंकों की रसीदें तक दी जो उन्होंने फंडिंग की हुई थी, टेरर फंडिंग। हुँ, लेकिन और कुलभूषण का भी हुँ, आप देखिए, उसकी भी टेरर फंडिंग की हुई थी। लेकिन भारत को चूँकि उन्होंने नहीं लाना था, नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान के लिए कोई हुँ, सबूत, हुँ, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश-ए-मोहम्मद को, हुँ, इनको हुँ, यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे जी, दबाव डालना शुरू कर दिया कि जी आप टेरर फंडिंग हो। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। वो कौन सी रीजंस हैं? वो कह रहे हैं जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है।
और वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करें उन लीडरशिप जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है टेरर ग्रुप्स के तौर पे। दिस इज व्हाट द एफएटीएफ इज सेइंग, और वो हाफिज सईद एंड दीज आर द पीपल, और ये ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बात होती है। सो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बात तो फिर आ गई उसी में कि जो जयशंकर कह रहे हैं दैट कैरीज अ वेट। सो इंडिया ने उसका बड़ा फायदा उठाया। इंडिया ने फायदा ये उठाया कि इंडिया ने आपको एफएटीएफ में आपके खिलाफ वोट दिया, और ममालिक को भी उन्होंने डाल लिया। फिर अमेरिका जो है उनके फिर जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं, उन्होंने भी कहा जी ठीक है जो पाकिस्तान को मजीद रखा जाए, और वो ये तो कहा जा रहा है कि आप अमेरिका को जितना मर्जी सपोर्ट करें वो आपको नहीं निकालने वाले। सो लेट्स नॉट गेट इनटू जो वो कह रहे हैं। सो इस दफा पाकिस्तान में एक और एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप टर्की का देखें तो टर्की की पोजीशन बड़ी मुझे अजीब लगी। टर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसको जो डाउनग्रेड किया गया है ये एक बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर है, गोल्ड है, जो सोना टर्की में होता है, और फिर जो प्रीशियस स्टोन डीलर्स हैं वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, और टर्की का जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और जो टेरर फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को तो उन्होंने डाली है कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट रिलेटेड टू इंडिया। अच्छा, अब देखें जो टर्की है वो कह रहे हैं जी कि प्रायोरिटाइज केसेस करें यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवंट एंड अल-कायदा, ये हैं दो। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब पाकिस्तान का बच्चा इसके बारे में जानता है। उन्होंने जो एक उनका इजलास था कल जो ख़त्म हुआ, उन्होंने फ़ैसला किया कि अभी हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं हटाना, अभी कुछ और माह लगेंगे। और हमारे मिनिस्टर हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट भी किया और कहा है कि वो बहुत मुतमईन हैं जो भी FATF में कार्रवाई हुई है, और अब आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस बन रहा है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल दिया जाए। अब अगला इजलास फरवरी 2022 में होगा, देखते हैं उस वक्त तक क्या होता है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आप सब जानते हैं कि ओरिजिनली तो ये बनी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कोई काउंटर मेजर्स लिए जाएं, फिर उसके बाद 9/11 के बाद ये जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग है ये भी शामिल इसमें हो गया। तो पाकिस्तान, और ये पहली बार है दोस्तों कि पाकिस्तान 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए अब ग्रे लिस्ट में है। इससे पहले भी हम ग्रे लिस्ट में रहे हैं, बल्कि ब्लैक लिस्ट में भी रहे हैं, लेकिन पिछली मरतबा अगर आप देख लीजिए तो हम 2012 को शायद थे और ग्रे लिस्ट में, लेकिन 2015 में हम ग्रे लिस्ट से निकल आए थे। लेकिन इस बार 3 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, और अब ये भी कोई राज की बात नहीं रही कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ज़्यादा मैं तो इसे पॉलिटिकल एक्शन टास्क फोर्स कहता हूँ, क्योंकि इतनी पॉलिटिसाइज है कि आप कुछ भी कर लें। जो 37 मेंबर इसके हैं, 2 और भी मेंबर हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन कमीशन और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। तो जो 37 मेंबर्स हैं इसके, वो बुनियादी तौर पे, चूँकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है FATF का, हमेशा पैसे ग्रुप में तो हैं लेकिन FATF में नहीं है, तो हमारी वहाँ प्रेजेंस ही नहीं होती। तो इस वजह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, और भारत वहाँ मौजूद है, तो आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए वो पाकिस्तान को रख रहे हैं फ़िलहाल कि आप इसमें रहिए। गो कि हमने पहले 27 पॉइंट्स थे जिनमें से हमने 26 के करीब तमाम इम्प्लीमेंट कर